हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे संक्षारण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कोरोजन। ठीक, ये जो संक्षारण होता है उसी को बोलते हैं जैसे लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लग रहा, कि लोहे में जंग कैसे लगा जाता है। लोहे में जंग लगना को ही संक्षारण बोला जाता है। इसकी भी एक प्रोसेस होती है कि जंग कैसे लगता है, हम उसको आज डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो देखते हैं पहले। संक्षारण एक विद्युत रासायनिक घटना है, मतलब यह एक केमिकल प्रोसेस है बोल सकते हैं। ठीक, मतलब जो केमिकल प्रोसेस अपने आप होने वाला है। विद्युत रासायनिक बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब यह अपने आप होने वाली क्रिया होती है जिसमें धातुएं धातुएं में लौह पदार्थ समझ सकते हैं। कोई भी धातु, मेटल बोलते हैं जिसको, या आपके लौह पदार्थ में आ सकते हैं। ठीक, तो संक्षारण एक विद्युत रासायनिक घटना है जिसमें धातुएं वायुमंडल में नमी एवं ऑक्सीजन से क्रिया करके, जैसे वायुमंडल में आपका पानी उपलब्ध है, ऑक्सीजन उपलब्ध है आपका, तो उससे क्रिया करके धीरे धीरे अवांछनीय यौगिक मतलब अपने मूल रूप से, जैसे अपने मूल रूप से थोड़ा थोड़ा उस चेंजेस होते जाता है, मतलब उसके परत या उखड़ने लगते हैं बोल सकते हैं। यौगिकों में परिवर्तन होना ही हो जाती है। धातु के इस तरह को नष्ट होने की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहलाते हैं, या संक्षारण कहलाती है, कोरोजन कहलाती है। मतलब सपोज कीजिए कि आपका फ्रेश धातु है। ठीक, तो ये पानी या ऑक्सीजन से क्रिया करके वायुमंडल में तो उपस्थित है आपके चारों तरफ, तो उससे क्रिया करके इसकी धीरे धीरे मूल शक्ति धीरे धीरे नष्ट होते जाती है। तो ये इतना नष्ट हो जाएगा कि आखिरी स्थिति तक पहुंच जाएगा। ठीक, जब इसको हम कोई प्रिवेंट नहीं किया जाए या इसको हमको नहीं बचाया जाए, तो इस तरीके से जो क्रिया होती है अपने आप, इसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। एक इसके लिए लागू होता है सिर्फ लौह धातुओं के लिए या धातुएं के लिए। ठीक, दैनिक जीवन में दृष्टांत घटनाएं जैसे लोहे का जंग लगना, चांदी की सतह पर मलिन होना, तांबे तथा कांसे के बर्तनों पर हरे रंग की परत का जमना आदि संक्षारण के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक, जैसे जैसे आपके तांबे और कांसे के बर्तन होते हैं, यदि उसमें आप कोई एसिड मिला दे, जैसे नींबू को यदि घोलेंगे ना तो उसमें खराश बनाने लगता है, तो वही होता है उसको जंग लगना। मतलब उसको प्रिवेंट बोल सकते हैं कि जैसे खट्टी चीज़ को तांबे या कांसे में नहीं मिलाना चाहिए। ठीक, इसके बाद संक्षारण के कारण पुलों, भवनों, जहाज़ों, लोहे से बनी अन्य वस्तुएं बहुत हानि होती है। अतः संक्षारित इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, अब संक्षारण के कारण कौन कौन सी धातुएं प्रभावित हो सकती हैं। जैसे लोहे के जो पुल बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं, जहाज बने हुए हैं, यदि उनके ऊपर कोई लेप नहीं लगाए हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक, तो वो ऑफकोर्स क्या होगा, उसमें संक्षारण होगा, या उसके जो भी आपकी शक्ति होगी या उसकी जो भी सतह की जो एनर्जी होगी वो धीरे धीरे नष्ट होगी, किसके, पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। ठीक, तो इसके बाद इसको अच्छे से परिभाषित किया गया है यहाँ पर, एक शॉर्ट डेफिनेशन बोल सकते हैं इसको। तो इसमें क्या बोलता है, वायुमंडल में उपस्थित गैसें तथा नमी द्वारा धातु की धीमी गति से अवांछनीय यौगिकों या सामान्य ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर नष्ट होने की क्रिया को ही संक्षारण कहलाती है। ठीक, कुछ उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें, कुछ नोबल गैस जैसे हो गया आपका Ag सिल्वर हो गया, Au गोल्ड हो गया, M प्लेटिनम हो गया, ये सब को छोड़कर अन्य धातुओं में संक्षारण की जो क्षमता होती है सबसे ज़्यादा होती है, प्रबल पाई जाती है। अतः उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जा सकती हैं। नोबल गैस के जो तीन आपको यहाँ पर जो दिया गया है, ये मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तथा अन्य धातु संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, अपने यौगिक के रूप में ही पाई जाती हैं। संयुक्त मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिलावटी करके ही उसको ओपनली आप छोड़ सकते हैं वायुमंडल, वरना वो संक्षारण हो जाएगा, जंग लग जाएगा उसमें। अब वर्गीकरण देख लेते हैं कि वर्गीकरण क्या बोलता है। वर्गीकरण बोलता है आपका संक्षारण दो प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। एक होता है वो आपका वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय बोल सकते हैं इसको, अपने आप होने वाला। एक हो गया निमज्जित या इम्प्रेस्ड। तो पहले हम वायुमंडलीय संक्षारण देख लेते हैं क्या होता है। वायुमंडल में खुले रूप में रखी हुई धातुएं पर नमी, जैसे आपका लौह हो गया, रॉड हो गया, वो सबको खुला रख देंगे तो किस में हो गया, उसमें नमी, सक्रिय गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, H2S
आदि तथा धूल से निर्मित कणों का प्रभाव पड़ता है। ठीक, लोहा नमी के प्रभाव से हाइड्रोक्साइड बनाता है जो बाद में ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जब वायुमंडल में 30% अधिक नमी हो जाती है तथा लोहे पर जंग लग जाता है, जैसे बरसात के दिनों में पानी गिरते रहता है, यदि कोई लौह पदार्थ को आप पानी में फेंक देते हो तो वो क्या होता है, वो अपनी मूल स्थिति से, जो स्टार्टिंग में जो न्यू मटेरियल था उससे वो चेंज होते नहीं लगता है, मतलब उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब दूसरा क्या बोलता है, निमज्जित संक्षारण। ये निमज्जित संक्षारण क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं, इसको डिवाइड किया गया है आपका अलग अलग पार्ट में। एक हो गया आपका रासायनिक संक्षारण। जैसे हो गया रासायनिक संक्षारण, क्या होता है, द्रव्य में डूबी हुई धातु को संक्षारण को निमज्जित संक्षारण करते हैं। जैसे द्रव्य में कोई डूबी हुई धातु है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपका पनडुब्बी है, ठीक, उसमें वो तो पानी के अंदर डूबा ही रहता है, तो उसमें जो संक्षारण लगा होगा वो आपका द्रव्य में डूबी हुई धातु, मतलब निमज्जित या रासायनिक संक्षारण बोल सकते हैं। ठीक, यह द्रव्य माध्यम में उपस्थित आयनों की प्रकृति एवं सांद्रता, संक्षारण बनने वाले उत्पाद माध्यम की चालकता, विलय ऑक्सीजन के सांद्रण माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। यदि संक्षारण से बनने वाले उत्पाद में दरार पड़ जाए तो धातु के संक्षारण के लिए कोई सतह उपलब्ध हो जाती है। सपोज कीजिए जैसे उसमें पनडुब्बी में हम अभी संक्षारण से बचने के लिए कुछ पेंट वगैरह किए हैं, यदि यह पेंट यहाँ से उखड़ जाता है, ठीक, तो यहाँ से पानी नमी घुसने लगेगा, उसके वजह से क्या होता है आपका उसमें जंग लगने लगता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या बोलता है, जलगत संक्षारण। जलगत संक्षारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइड्रोस कोरोजन। यदि वायु की तुलना में जल की अधिक मात्रा हो, जलगत संक्षारण मतलब वही पानी में डूबी है, सपोज कीजिए वायु की तुलना में जल की अधिक मात्रा हो तो जल का जो धातु का जल से निकट संपर्क हो जाता है, जैसे पाइप हो गया, पाइपलाइन हो गया, स्टीम बॉयलर हो गया आदि, तो संक्षारण जलगत संक्षारण कहलाता है। इसको समझ गए। इसके बाद भूमिगत संक्षारण, अंडरग्राउंड कोरोजन। भवन निर्माण में प्रयुक्त धातु के ढांचों तथा जल प्रदाय हेतु प्रयुक्त पाइपलाइन का संक्षारण इस श्रेणी में आते हैं। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले आपको ज़मीन में कुछ बीम देना पड़ता है, तो उसके अंदर जो कोरोजन हो रहा, संक्षारण हो रहा, वो आपका क्या होता है, आपका भूमिगत संक्षारण के रूप में आ जाता है। ठीक, ये पाइपलाइन जो बिछा होता है पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, तो उसके अंदर उस पाइप में जो संक्षारण हो रहा, ठीक, वो किसका आता है, आपका भूमिगत संक्षारण में आ जाता है। समझ गए। इसके बाद आगे देखते हैं संक्षारण के सिद्धांत, क्या क्या थ्योरी हो सकते हैं। तो ये आपका तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा यहाँ पर, लेकिन इसको आप अपने से पढ़िएगा। इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका डेरिवेशन, मतलब इसका समीकरण जो बनता है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम आगे देखते हैं ऑक्सीजन की फिल्म सिद्धांत। ऑक्सीजन की फिल्म सिद्धांत ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, यही से आपको उसका समीकरण बनाना होता है कि लोहे का जंग लगने का सूत्र क्या होता है, वो यहाँ से डेरिवेटिव होता है आपका। ठीक, तो यहाँ से कैसे देखेंगे ऑक्सीजन का फिल्म सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वायुमंडलीय गैसें जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, H2S आदि धातु की क्रिया करके क्रमशः ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके कार्बोनेट में, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके सल्फाइड की परतों सतह उत्पन्न कर लेगा। ये सतह सरंध्र होती है, सरंध्र बोल सकते हैं, मतलब इसमें छोटे छोटे छिद्र हो सकते हैं तथा गैसें इन सरंध्रों में प्रवेश करता है। जो छिद्र होते हैं उसी में गैस जो होता है प्रवेश करता है, ऑक्सीजन हो गया, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, वो सब प्रवेश करते हैं, तो धातु की नई सतह को प्रभावित करके उसे संक्षारित कर देते हैं। समझ गया। ये हो गया आपका कोई लोहा। ठीक, तो ये जो आपके इसमें छोटे छोटे छिद्र हो गए, तो इसी में आपका या तो ऑक्सीजन प्रवेश करेगा या कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करेगा, जिससे इसकी जो आपकी क्या हो सकती है नई सतह है उसको नष्ट करके वो संक्षारित करने लगती है। इसके बाद जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसको लिखना जरूरी होता है एग्जाम में। ठीक, तो इसको हम कैसे समझेंगे, या इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह पर एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करता है। यहाँ पर क्या बोल रहा, एक जंग लगा हुआ लोहा, उसका सतह क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, मतलब ये दोनों की तरफ व्यवहार करता है।
ठीक, जिसके पास कैथोड भी हो सकता है, एनोड भी हो सकता है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे सपोज कीजिए आपका कोई लोहा है, क्या है आपका कोई लोहा है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, तो एक छोर इसका कैथोड प्लस की ओर व्यवहार कर रहा है, ये हो गया आपका एनोड माइनस की ओर। ये जल की बूंदे है, इसमें छिद्र घुसा हुआ है अभी, तो ये सब फॉर्मूला आपको मिलेंगे अभी आगे जाके, ठीक। लोहे का जंग लगने का सरल क्रिया विधि, इसको भी आप बना देंगे तो फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा, इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह पर विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करता है। सेल की भांति व्यवहार करता है मतलब उसमें प्लस और एनोड, कैथोड एनोड दोनों की भांति व्यवहार करेगा। तो ऐसे सेल को संक्षारण जो होता है, ऐसे सेल में जो संक्षारण होता है उसको हम सेल कोरोजन भी कहते हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ है। इन सेलों में शुद्ध लोहा एनोड की तरह, एंड अशुद्ध लोहा कैथोड की तरह। देखिए एक तरफा, जैसे सपोज कीजिए कोई लोहा है एकदम से, तो तुरंत इसमें जंग पूरी तरीके से सरफेस में नहीं लग जाएगा, ठीक, किसी एक तरफ से ही स्टार्ट होगा। तो यदि सपोज कीजिए इधर से स्टार्ट हो रहा है आपका जंग लगना, इधर से, ठीक, तो इसका जो शुद्ध पार्ट है उसको हम बोल सकते हैं एनोड, और जो अशुद्ध पार्ट है उसको हम बोल सकते हैं कैथोड, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा, शुद्ध लोहा कैथोड की भांति कार्य करता है। नमी जिसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिले हैं, ठीक, अशुद्ध की ओर ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आया है, तभी ना उसमें जंग लगा। तो विद्युत अपघटय का कार्य करता है, ठीक। एनोड पर शुद्ध लोहे का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब होता है जैसे आपका, और जो लोहा ऑक्सीकृत होकर Fe+2 आयन में बदल जाता है। जो एनोड है शुद्ध लोहा है आपका, जैसे सपोज कीजिए आयरन का सूत्र है, तो शुद्ध लोहा जैसे हो गया आपका आयरन है, तो शुद्ध लोहा एनोड की तरह कार्य कर रहा है, जिस पर क्या हो रहा है आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, ऑक्सीकृत होकर। जैसे ए हो गया आपका, इस किस में चेंज हो जाता है, Fe+2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, जिसका आपका क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.44 वोल्ट होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, एनोड पर क्या क्रिया हुआ, यहाँ पर एनोड लिख सकते हैं, एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ठीक, ऑक्सीकरण हुआ, तो इसको सरल में ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद कैथोड पर लोहे द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकला है ना भाई, कैथोड पर लोहे द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो आपका शुद्ध पार्ट है वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, उसको कौन आपका उसको कौन लेता है आपस, एनोड नहीं कैथोड लेता है आपका, कौन लेता है आपका कैथोड। तो यही बोल रहा है कैथोड पर लोहे द्वारा, सॉरी यहाँ पर क्या बोल रहा, मुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर जाता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकला ना, तो अब बोल रहा एनोड पर, यहाँ पर एनोड होगा ना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, एनोड पर लोहे द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। प्रोटॉन मतलब आपका कैथोड द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जो सतह के ऊपर कार्बोनिल अम्ल में बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं, वो अटैक कर सकते हैं, जल विघटन द्वारा उत्पन्न होते हैं। CO2 जल में विलय होकर कार्बोनिल अम्ल H2CO3 बनाता है। तो यहाँ पर हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मिलकर क्या बनाया आपका, H2CO3 कार्बोनिल अम्ल बनाया। जहाँ पर हाइड्रोजन इसको तोड़ेंगे तो किस में टूट जाएगा, H+ एंड HCO- में, आपका बाइकार्बोनेट में टूट गया। H2O को तोड़ेंगे तो हम किस में टूटता है, H+ एंड OH में। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, एनोड पर क्या हुआ आपका ऑक्सीकरण हुआ, तो आयरन का जो फार्मूला है उसको लिखिए, आयरन का जो फार्मूला है उसको, आयरन का जो Fe होता है उसको आप कर सकते हैं Fe+2, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा यहाँ पर, +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेटिंग दिखा दीजिए। ये एनोड की क्रिया हो गई पूरा ऑक्सीकरण की। इसके बाद जो एनोड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन उसको प्रोटॉन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, मतलब कैथोड द्वारा, ठीक। तो वहाँ पर आपको 2 चीज़ मिलेंगे आपको, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित है, एक पानी मिलेगा, ठीक। जो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं आपका कार्बोनिल अम्ल, जिसका फार्मूला है H2CO3। यदि हम H2CO3 को हम तोड़ेंगे तो किस में टूटता है, H+ एंड HCOO-, ठीक, या HCO3- में टूट जाता है। इसके बाद यहाँ पर H2O भी टूट गया, H+ और OH- में,
टूटा। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका H2O, और यहाँ पर CO2 को मत तोड़िए अभी, ठीक, ये टूट गया। इसके बाद सेकेंड में क्या बोल रहा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागा गया था, यहाँ पर सब क्या क्रिया हो रहा है आपका, कैथोड का। कैथोड का किस में हो रहा है आपका, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया प्लस H2 या 2H बोल सकते हैं, ये हो गया आपका कैथोड की क्रिया। यहाँ पर एक कैथोड की क्रिया होगी। यह हाइड्रोजन जल में घुली हुई अवस्था में वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाती है। तो क्या बनाता है आपका, जो हाइड्रोजन मिला आपका 2H, ऑक्सीजन से क्रिया करके 1/2 O2 से क्रिया करके क्या बना लिया आपका, H2O बना लिया। इतना तक तो समझ गए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। CO2 जो होता है